नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सावन में हड़ताल और प्रदर्शनों की बहार है। जी हां, एक तरफ दिव्यांग जो हैं वो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के बारे में सरकार को पता है, पर वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे हमारा हक मारा जा रहा है। दूसरी तरफ स्कूल के सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लगातार अपने जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार को चेता रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, जिसकी वजह से स्कूलों में सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। और तीसरी तरफ एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कह रहे हैं कि हमारा स्थायीकरण कर दीजिए, क्योंकि हमारा शोषण हो रहा है। कम से कम हम लाखों हजारों करोड़ नहीं, हजारों पैसे नहीं मांग रहे आपसे। कलेक्टर का जो रेट है, जो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कोई भी मजदूर, कोई भी आदमी इससे कम में तो काम नहीं करेगा, वही रेट दे दीजिए, सबसे कम वाला दे दीजिए जो आपने डिसाइड किया है, उन्हें वो भी नहीं मिल रहा। तो क्या इन तीनों ही वर्गों की बात सुनी जाएगी? क्या सरकार आएगी मुश्किल की घड़ी में इनके साथ? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि एनएचएम कर्मियों की क्या मांग है, वो क्या कह रहे हैं, और उधर दिव्यांग जो हैं वो क्यों अपनी मांग को लेकर परेशान हैं। लगातार सभी जानते हैं कि उनकी मांगें बहुत जायज हैं, पर उन पर सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही। दोनों बयान सुनते हैं। प्रदेश अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 16,000 कर्मचारी विगत कई वर्षों से कार्यरत हैं। 20 वर्ष से अधिक इस स्कीम को शुरू हुए हो चुका है और हम पिछली सरकारों के समय से ही अपने नियमितीकरण, संविलियन, जॉब सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ कैडर की मांग करते आ रहे हैं, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। अभी इस सरकार के कार्यकाल में भी हम लोगों ने 150 से अधिक ज्ञापन दे चुके हैं। हम सभी कर्मचारी अलग अलग जिलों में, प्रदेश स्तर पर मंत्री, विधायकों, सांसदों को, उच्च अधिकारियों को, परंतु हमारी मांगें अनसुनी कर दी गई। धरना पर हम लोग को खदेड़ के लाया गया है, जैसे कि आज लाए हैं वैसे। शासन प्रशासन ठीक है, सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन हम लोग को बहुत गड़बड़ करता है। हम लोग अपने प्रमुख 6 मांगों को लेकर विधानसभा जा रहे थे, लेकिन सभी को पता है, शासन प्रशासन सबको पता है कि दिव्यांगों की क्या मांग है। ये मांग आज से नहीं, 26 मार्च से चल रहा है हमारा मांग। आज 4 महीने से ज्यादा हो गए हम लोगों को। दिव्यांगों के साथ 8 दिव्यांग मतलब पुलिस वाले लेकर के आए और आज हम लोग आ रहे थे धरना स्थल में और वहां से हम लोगों को, मेरे को अर्धनग्न भी किए, 3-4 मोबाइल भी फोड़ दिए हैं। आइए आप सुनते हैं कि जो स्कूल सफाई कर्मी हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, जरा ये भी सुनिए। पर 50% देने का वादा किया था। अभी वर्तमान में 14,463 स्कूल को बंद किए हैं, सिविलियन किए हैं। उसमें हमारे सफाई कर्मचारी बेघर होने के कगार पर है। समस्या हो रहा है भैया, हम लोग को 15 साल हो गया स्कूल में काम करते करते। अंशकालीन के नाम से हम लोग को भर्ती किया गया है, लेकिन आज तक पूर्णकालीन नहीं किया है। 15 वर्ष से हम लोग वहाँ लगातार काम कर रहे हैं। 2 घंटे की जगह में हमको दिन भर रखा जाता है। तो भूख हड़ताल करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो घर परिवार के साथ में बैठेंगे। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमें ऐसा न करना पड़े। तो हमारी जो भी जायज मांग है, केवल 2 ही तो मांगे हैं, मांगी पूरी होनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। और अब देखते हैं इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के नाम पर प्रदेश के कर्मचारियों को ठगा है। नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी सहित दिव्यांगों से इस सरकार ने वादा किया था 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कि 100 दिन के भीतर नियमित करेंगे। एनएचएम कर्मचारियों से ये कहा था कि केंद्र सरकार से बात करके उनका नियमितीकरण कराएंगे। दिव्यांगों से वादा किया था। अब सरकार में बैठने के बाद में ये सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है और अपने अधिकारों की मांग करने वाले कर्मचारियों पर डंडे बरसा रही है, विरोध को कुचलने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की सगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सबके साथ, सबके प्रयास और सबके विश्वास और सबके विकास के साथ चलने वाली सिद्धांतों की सरकार है। बहुत ही संवेदनशीलता से उन प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनी जाएंगी, उन्हें समझा जाएगा और जो भी उचित होगा वो पूर्ण किया जाएगा। जो भी मांगे हैं अभी उनकी, तो वो अधिकतर विष्णुदेव साई की सरकार के पहले की मांगे हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। हम जो वादा करते हैं हम उसे पूरा पूर्ण करेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है और पूरी समर्पित भाव से हम उसे पूर्ण करेंगे। आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे। भरे सावन में कर्मचारी हुए नाराज, सफाई कर्मियों की हड़ताल से बच्चों पर गाज।
एनएचएम कर्मी भी नियमितीकरण को लेकर परेशान, फर्जीवाड़ा रोकने प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग। कांग्रेस बोली कर्मचारियों की हो रही दुर्गति, बीजेपी बोली हमारी हर गारंटी होगी पूरी। छत्तीसगढ़ में आंदोलन पर स्कूल सफाई कर्मी और एनएचएम कर्मी, सरकार कर्मचारियों की मांग कब सुनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। धनंजय जी, आपके पास आता हूं। धनंजय जी, मैं मानता हूं कि इनमें से ज्यादातर मांगे कांग्रेस के जमाने की थी, आपने उनकी सुनवाई नहीं की, आप विपक्ष में हैं, पर यह कहा जाता है कि इन्हीं लोगों से सरकार ने, यानी कि अब जो बीजेपी में है, बीजेपी की पार्टी है जो सरकार में है, उस वक्त विपक्ष में रहते हुए ये मांग जो है उसको समर्थन दिया था और कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपकी सारी दिक्कतें दूर होंगी। अभी भी ये लोग प्रदर्शन ही करने को मजबूर हैं। खासतौर से दिव्यांगों की स्थिति देखकर बड़ा दर्द होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पर हमारी सरकार के दौरान कुछ ऐसी समस्या थी तो हम शायद उस मांग को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकार में कभी हमने जो संविदा कर्मी हैं, अनियमित कर्मचारी, उनकी छटनी करने का काम नहीं किया, हमने कभी रोजगार नहीं छीना है। और मुझे वो विधानसभा चुनाव का वो दौर भी याद आता है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कर्मचारी हैं, असंविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उनके पंडाल में गए थे और उनके मांगों का समर्थन किया था। और उस दौरान भी जो संविदा कर्मचारी है और सभी लोगों ने लगभग भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन करने का पत्र जारी किया था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। हमने कहा लोकतंत्र है, आपका अपना अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन कर्मचारियों की स्थिति हो गई है, जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, ये तो बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। और ऐसा लग रहा है कर्मचारियों को ठगा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आंदोलन एक उचित माध्यम होता है और आंदोलन को सरकार कुचल रही, तानाशाही अपनाकर। हमने अभी देखा है कि दिव्यांग जन जिसके प्रति पूरे देश में प्रति हर व्यक्ति की संवेदना होती है, ये शायद सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि उन दिव्यांगों के साथ जो बर्बरता इस सरकार ने बरता है, जिस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ जो घटनाएं हुई है, ये तो बहुत ही निंदनीय था। उसके बाद देखते हैं कि जो 10,000 से अधिक स्कूल बंद किया गया, इससे रसोईया और उसके सफाई कर्मचारी जो नौकरी से बेघर हो गए, वो आंदोलन किए थे, उनको बस वो सब जब्त कर लिया था। शासकीय कर्मचारियों के साथ भी यही हाल है। तो ये सरकार किसी से के वादे को पूरा नहीं करना चाहती है, ये लाठी के दम पर तानाशाही अपनाकर इन सबको कुचलना चाहती है, चाहे विपक्ष हो या कर्मचारी हो या किसान हो या युवा हो या व्यापारी हो। ये समझते हैं कि FIR करके तानाशाही अपनाकर ईडी, CBI, IT को भेजकर चुप करा लेंगे तो ना तो प्रदेश की जनता डरेगी ना विपक्ष डरेगा। ठीक है, चलिए मैं इस बीच चंद्रशेखर तिवारी जी को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्मचारी नेता चंद्रशेखर तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दादा थोड़ा आवाज बढ़वाओ ना। जी सुन पा रहा हूं मैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए NHM कर्मी जो हैं वो परेशान है, सफाई कर्मी वो परेशान है, ये दिव्यांग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है सर? सावन में तो भगवान शंकर की कृपा छत्तीसगढ़ पर बरसनी चाहिए, हम देख रहे हैं कि सभी परेशान नजर आ रहे हैं कर्मचारियां। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जिन संवर्ग के कर्मचारियों की जो बात की है, निश्चित रूप से ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक ऐसे कर्मचारी हैं जो ये जो वर्तमान की जो सरकार है, लगातार अपनी मांगों को लेके कई बार अनुनय विनय या पत्राचार के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी मांगों को रखा है। और उसके पहले सबसे बड़ी बात ये रही है कि सरकार जब चुनाव के समय की जब बात है, जहां तक मुझको जो ध्यान है कि चुनाव में सरकार जाने के पहले इन कर्मचारियों से जो वायदे किए गए, चाहे हमारे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे हमारे मध्याह्न भोजन के कर्मचारी हों या अलग अलग तबके के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सारे लोगों ने अपनी मांगों को जब सरकार के पास रखा तो उनको यही कहा गया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन इस सरकार के लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है, उसके बाद कर्मचारी जब देखते हैं अपने आप को छला सा जब महसूस कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। जहां तक बात आप सावन माह में एक उनके ऊपर जो कृपा बरसने की आप जो बात कर रहे हैं, ये तो अपनी जगह है, उनका हक और अधिकार, जो उनसे जो वायदे किए गए थे वही आज वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस कारण से परिस्थितियां देखने को मिल रही है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि क्या सरकार की तरफ से जब बात की गई, क्योंकि 150 से ज्यादा ज्ञापन तो NHM कर्मी ही दे चुके हैं, 150 ज्ञापन अभी तक,
तो सरकार की तरफ से कोई बात कही जाती है या केवल पुलिस आती है, आंदोलन वालों को धक्का देकर के बाहर कर दिया जाता, जाइए? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि आज उस वर्ग के कर्मचारियों के साथ में ज्यादती है ये। और रह गई बात अपनी मांग, जहां तक बात मैंने कहा कि सरकार ने जो वायदे जो इनको किए हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मोदी की गारंटी के रूप में जो एक सरकार ने लोक लुभावन जो बातें कही गई थी कर्मचारियों के मामले में खास करके, मैं ये भी कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मांगों पर भी हम इस बात को लेकर अभी पिछले 16 जुलाई को हमने एक दिवसीय पूरे हमारे प्रदेश के तमाम ब्लॉक तहसील और जिला मुख्यालयों में हमने 11 सूत्री मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा आने वाले अभी 22 तारीख को एक बड़ी हड़ताल की भी तैयारी चल रही है, मैं इस चैनल के माध्यम से भी जानकारी दूंगा मैं। और रह गई बात आज ये जो आंदोलन अलग अलग तबके के जो कर्मचारी सड़क पर जो उतर रहे हैं या पुलिस की ज्यादतियां उनको जो झेलनी पड़ रही है, मैं समझता हूं सरकार को इन पर संवेदनशीलता बरतते हुए इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती साहब आपके पास आता हूं। राजीव चक्रवर्ती जी, देखिए ये वो लोग हैं, दिव्यांगों के साथ जो सलूक किया पुलिस ने, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उम्मीद नहीं कर सकता था भूपेश बघेल जी के समय में जो विधवाएं अनुकंपा नियुक्ति के लिए इतने दिन बैठी रहीं और वो नजरअंदाज किया कांग्रेस ने, उसका मुझे हमेशा दुख होता है कि भाई इतने संवेदनशील वहां नेता है पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और रायपुर जैसी जगह में दिव्यांगों के साथ इस तरह की बदसलूकी हो गई और आप लोग कैसे सहन कर गए, कैसे आप लोगों ने इजाजत दी, मुझे नहीं पता। पर ये तस्वीरें बताती हैं कि सत्ता में आने के बाद आपकी संवेदनाएं वैसी रही नहीं जैसी विपक्ष में थी। अभिलाष जी, दिव्यांग बंधुओं के साथ ये बात हुई थी कि वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्यांग बंधु विधानसभा कूच कर रहे थे और विधानसभा में सत्र चल रहा था जो बहुत संवेदनशील है। अगर मान लीजिए वो बंधु पहुंच जाते हैं विधानसभा परिसर में, तब कांग्रेस और मीडिया भी प्रश्न उठाती कि कैसे पहुंच गए और विघ्न डाले। तो एक उसमें मैं सक्षम नहीं हूं उस बात पर बोलने के लिए, लेकिन मुझे गहरी संवेदना है दिव्यांग बंधुओं के साथ जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। राजीव जी, देखिए लेकिन विधानसभा चल रही थी, तमाम नेता तमाम अधिकारी विधानसभा में मौजूद थे और दिव्यांग जो चल नहीं सकते, जो जिनका हाथ काम नहीं करता, जिनको दूसरी दिक्कतें हैं, वो रायपुर में इकट्ठे हुए थे। तो हमें विधानसभा के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों को बैठना था और उन्हें मिलने से रोकना था, या खुद अपनी सरकारी गाड़ी से जिसमें सरकारी तेल डलता है, एसी लगा है जिसमें बढ़िया वाला, अभी खरीदी गई थी कुछ दिनों पहले, उनसे चले जाना था उनसे मिलने कि भाई आप क्यों आ रहे हैं, हम आ जाते हैं ना, हम तो यहीं बैठे हैं सब, और पूछ लेते हैं उनसे क्या समस्या है। तो सर ये अप्रोच की बात होती है। अब आप अपनी बात आगे करें सर। जी, अब 6 लाख अनियमित कर्मचारी हैं और 32 प्रकार के उसमें कैटेगरी हैं, 32 से 36। चंद्रशेखर जी और अच्छे से बता देंगे। कुछ अनियमित है, कुछ डेली बेसिस पे है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कुछ में अगर वो कैटेगरी अगर हम देखें तो लगभग 9 प्रकार की कैटेगरियां हैं। और हमारी सरकार थी जिसने 2008 में भी नियमितीकरण किया था, 2018 में भी हमने नियमितीकरण किया था, और अभी जो नियमितीकरण की बातें चल रही है वो वित्त विभाग में उसकी बातें पेंडिंग है, बहुत सारी अनुशंसाएं चल रही है, बहुत सारे दूसरे राज्यों से भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से नियमितीकरण किया जा सकता है, या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उन्हें एडहॉक बेसिस पे किया जाए। यानी चल रही है, काम चल रही है कि किस प्रकार से उन्हें सम्मानजनक वेतन और सम्मानजनक सुविधा और सम्मानजनक पद दिया जाए। तो देखिए इसके लिए सरकार काम कर रही है। कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि जो कर्मचारी बंधु हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो। हम तो चाहते हैं कि बल्कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि अपना वो हड़ताल वापस ले लें और एक सामंजस्यता के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भेजें। और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं। अभी उस दिन बहस था शनिवार के दिन जिसमें हम संदीप अखिल जी के साथ थे, तो जो ट्राइबल कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि आज तक कोई मिलने नहीं आया। हमने पहल की, आपके चैनल को भी बधाई देता हूं। ट्राइबल अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर जहां वो धरना दे रहे थे और एक सामंजस्य और भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो न्यूज़ 24 के पहल से उन बंधुओं को हमने भूख हड़ताल तोड़वाया। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने एक अच्छी पहल की कि 14 दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे।
और गदर के माध्यम से ये बातें आई, हमने सरकार के साथ सामंजस्य बैठाया, तो देखिए कहीं ना कहीं सामंजस्य की थोड़ी बहुत कमी हो गई है। और आपके चैनल को साधुवाद की कर्मचारी बंधुओं की बातों को प्रखरता के साथ रख रहे हैं और उद्देश्य भी यही कि समस्या का अंत हो जाए। तो निश्चित रूप से जब आप इसे रख रहे हैं और वित्त विभाग से भी जो बातें आ रही है कि वो भी देख रहे हैं कि उचित माध्यम क्या हो सकता है, ठीक है, और किस प्रकार से एक सामंजस्य बैठता है कि कर्मचारियों का हित हो, तो ये बातें हो रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक ठोस परिणाम आपके सामने आएगा। ठीक है धनंजय ठाकुर साहब, देखिए दिव्यांगों की जो मांग है वो ये कि उनके नाम पर जो सही लोग हैं, जो बिल्कुल ठीक पूरी तरह ठीक हैं, वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे हैं। ये बहुत पुराना मामला है, आपके समय में भी वो मांग कर रहे थे। अब मुझे बताइए कि जब ये चीजें चिन्हित हो चुकी हैं तो सरकारें इसमें हाथ डालने से डरती क्यों है? मैं दोनों से सवाल पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि आप भी सत्ता में रहे, आपने कार्रवाई नहीं की और अब बीजेपी भी नहीं कर रही है और रीजन भी नहीं बता रहे। तो क्या ये वोट बैंक का डर है कि भाई अब सरकारी नौकरी में हम निकाल देंगे तो वो कोर्ट के चले जाएंगे, जब पता है कि ये लोग फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं दिव्यांगों के नाम पर, तो उन पर तो कार्रवाई होना चाहिए ना सर। इसमें गलत क्या है? 5 साल आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की, अभी बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस वाले उठा करके उन्हें धक्का देकर के निकाल देते हैं मोबाइल। तो एक दिव्यांग आदमी सर कैसे, मुझे कहना नहीं चाहिए पर कई परिवार उनको बोझ समझते हैं सर, वो कैसे मोबाइल लाते हैं, कैसे पेट्रोल लेकर के कैसे पहुंचते हैं रायपुर तक प्रदर्शन करने, और वहां उनके हाथ से मोबाइल भी छीन लिया जाता है, टूट जाता है। तो क्या गुजरती होगी, जरा सोचिए ना सर उन लोगों के बारे में। मुझे बताइए कि कहां दिक्कत है इसमें तो कोई बड़ा बजट भी नहीं है, कुछ नहीं होना है, आप पहले कार्रवाई कर दीजिए, फिर देखिए आप नियुक्ति निकालिए। देखिए विलास जी, मुझे नहीं पता कि दिव्यांग सर्टिफिकेट में कितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी सर्टिफिकेट फर्जी है, क्योंकि दिव्यांग वाले मामले में किसी को फर्जी बोल देना मैं नहीं समझता हूँ कि उचित होगा, क्योंकि ये मेडिकल सर्टिफिकेट का मामला रहता है। किसी को हाथ पे परेशानी है, किसी को पैर में परेशानी है, किसी को आंख में परेशानी है, किसी को कान में परेशानी है, और भी किसी को अन्य शरीर के अंग में अपंगता होती है जो दिव्यांग सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं जब तक उन सारे चीजों को विवेचना नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कह पाऊंगा कोई सर्टिफिकेट फर्जी है या कोई सही है या कोई गलत है। रही बात कार्रवाई की, तो आप देखे होंगे चाहे जाति प्रमाण पत्र का मामला हो या कोई अन्य मामला हो प्रमाण पत्र संबंधित, तो स्वाभाविक बात है जब उस पर कार्रवाई होती है तो मामला न्यायालय में चले जाता है। जैसे मुझे संज्ञान है कि रमन सरकार के दौरान 450 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बने थे, जिसमें वेरिफिकेशन किया गया तो 200 सही पाया गया और 250 सर्टिफिकेट जो है फर्जी पाए गए, जो मामला भी न्यायालय में पेंडिंग है। और न्यायालय का फैसला न आप तय कर पाते हैं न हम तय कर पाते हैं। जब मामला न्यायालय चला गया तो सबके हाथ बन जाते हैं। तो मुझे लेकिन एक पूरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान, चूंकि ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहे हैं, उन्हें प्रशासनिक सारी जानकारी है, वो उस मंच में जाते हैं और 100 दिन में इन्हें परमानेंट करने का वादा करते हैं। चलो मानते कि आम कोई भाजपा नेता चला गया जिसको कानून प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है या सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, तो मानते कि उसमें देरी लगना चाहिए। और आज वित्त मंत्री के पास, ओपी चौधरी के पास वित्त मंत्रालय है, तो अगर ये कह रहे हैं कि वित्त विभाग की दिक्कतें हैं तो ओपी चौधरी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों का समीक्षा कर रहे हैं, मतलब ओपी चौधरी जी कहीं ना कहीं उसको अड़ंगा डाल रहे हैं। भाई आपको अपने स्टेट में अपने लोगों को जो वादा किया उसको आपको पूरा करना है। कैबिनेट की बैठक बुलाइए, एक आदेश पारित कर दीजिए कि जो संविदा कर्मी है, अनियमित कर्मचारी है या दैवीय भोगी कर्मचारी है, उनको कैबिनेट फैसले में आप नियमित कर दीजिए। ठीक है, सवाल नियत में खोट है ना, बोलने तो सब कुछ कर दिए, 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरी आएगा, किसानों 500 महिलाओं को मिलेगा, सिलेंडर का 1000 सबको देंगे, लेकिन करने में पसीना छूट रहा है ना, धोखा दे रहे हैं कर्मचारियों को ये। ठीक है धनंजय जी, मैं जल्दी से चंद्रशेखर तिवारी जी आपके पास आता हूँ। चंद्रशेखर तिवारी जी, देखिए सभी को पता है कि स्कूलों के जो सफाई कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा कुछ मत दो, आप हमें 2 घंटे का बोल के अंशकालीन पर रखते हो और हमसे 8 घंटे काम कराते हो। उन्होंने, कर्मचारियों ने हड़ताल की, भूपेश बघेल सरकार के समय हड़ताल की थी, तो जितना मुझे पता है शायद 300 रुपए मानदेय तब बढ़ा था, वो भी चुनाव से ठीक पहले। अब वो कह रहे हैं कलेक्टर रेट दे दो, जो मिनिमम कलेक्टर रेट है, मतलब जो सरकार कहती है कि कोई आदमी अगर काम कर रहा है तो उसको सबसे कम इतना पैसा तो मिलना चाहिए। वो हड़ताल पर है और बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं स्कूलों में और वो हड़ताल पर हैं, और अधिकारियों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना वो उनके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, ना उन्हें अंशकालीन के तौर पर वेतन मिलता है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, और कैसे ऐसे मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पा रहे हैं छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, और वो भी हमारे ऐसे लोगों को जो बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, उनकी सफाई व्यवस्था देखते हैं, उन्हें दूसरी तरीके से मदद करते हैं उनकी।
देखिए, निश्चित रूप से आप जो बात एक जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आप जो कह रहे हैं कि इनके नहीं होने के कारण से, इनके हड़ताल पर होने के कारण से आज उन शालाओं में जहां पर एक ऐसे भी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर है कि किसी भी शाला में कोई अध्ययनरत छात्र छात्राएं शाला में इस प्रकार की गतिविधि उनको नहीं किया जाना है। कहीं ना कहीं उन बच्चों को एक प्रताड़ना की स्थिति की गणना है इस मामले में, और आज सरकार को चाहिए ये कि उस स्टैंडिंग ऑर्डर को समझते हुए कि ये स्थिति निर्मित क्यों हो रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और रह गई बात उन तमाम हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं या मध्याह्न भोजन के जो कर्मचारी हैं या हमारे दिव्यांग साथी कर्मचारी साथी जो बात कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, सरकार को चाहिए निश्चित रूप से कि फिर मैं वही बात को कहूंगा कि चुनाव के पहले सरकार ने एक बहुत जोर शोर से जो बात को रखा गया था कि मोदी की गारंटी के रूप में तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा। आज वो मोदी की गारंटी को एक सरकार उसको नकार क्यों रही है, या फिर हम ये देख रहे हैं यहां पर कि मोदी की गारंटी के रूप में कर्मचारियों के मामले में खास करके अगर हम चूंकि इसके लिए हम नेतृत्व करते हैं तो मुझको तो कहीं पर दिखता नहीं है कि मोदी की गारंटी के रूप में कर्मचारी की किन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। लगातार सरकार के जितने हमारे मुख्य सचिव से लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव या अन्य विभागों के सचिवों को हम लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन संवर्ग के कर्मचारी भी अपनी पीड़ा को उनके पास में रख भी रहे हैं। बावजूद उसके ऐसी कौन सी स्थिति है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही है। और जहां तक बात इनके कार्य प्रणाली की है कि इसके कारण से, इनके हड़ताल पे जाने के कारण से जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा या इसके जुड़े जितने लोग उनसे अपील करूंगा कि इनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से, संवेदनशीलता से निर्णय ले और इनकी मांगों को पूरा करे। ठीक है, अंतिम में राजीव जी आपके पास आता हूं। राजीव जी देखिए, 100 दिन में नियमितीकरण का वादा आप लोगों ने किया, मान लिया कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तकनीकी दिक्कत है, सब है, पर एटलीस्ट 150 ज्ञापन मिलने के बाद आप लोग रिटर्न में कुछ बात कह सकते हैं या ओरली जाकर के बात कर सकते हैं। ये धरना प्रदर्शन होता है, पहले भी जब धरना प्रदर्शन होता था तो आपको निमंत्रण देने तो ये लोग नहीं आते थे, ओपी चौधरी साहब पहुंचे थे ना वहां, अब तो वो आप ही से मांग कर रहे हैं, तो अब क्यों नहीं पहुंचते। मुझे वजह समझ नहीं आती ये बात कि भाई पहले कोई धनंजय ठाकुर साहब से नाराज है, वो खड़े होकर के सरकार के लिए चिल्ला रहा है कि मेरी मांगे पूरी करो, आप बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हो और वादा करके आ जाते हो। अब वो आपसे कह रहे हैं तो आप जा नहीं रहे हो। अगर आपको टाइम लग रहा है, कोई दूसरा तरीका खोजा जा रहा है, कोई सकारात्मक आपकी नियत है, तो जाकर के उनके साथ बैठ करके बात कीजिए। ये तो गलत है ना सर कि अब काम हो गया, आप पहचानते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीएड और डीएड की जो विसंगतियां आई थी, गए नहीं कोई, लेकिन उसका समाधान खोजा गया किस प्रकार के, फिर उन्हें लैब अटेंडेंट के रूप में या दूसरे सहायक व्याख्याता के रूप में उन्हें एडजस्ट किया गया। तो सरकार को पूरी खबर रहती है, पूरी जानकारी रहती है। अब जाकर वहां पर अगर हम कह दें कि 3 दिन में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, और हमारे पास जब तक होमवर्क ना हो, तो देखिए जब तक हम पूरी होमवर्क कर रहे हैं और सरकार संवेदनशील है, होमवर्क कर रहे हैं, और उसके ऊपर कुछ देखिए, कुछ कोर्ट की भी टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है। 100 दिन का वादा क्यों किया? फिर हमने किया ना, 2008 में हमने नियमितीकरण किया, अभी तो किया 100 दिन का वादा किया, अभी भी बहुत सारे विभागों में नियमितीकरण हुई है, फिर कुछ तकनीकी कर्मचारियों का किया गया था, तो अभी भी होगा। तो देखिए, ऐसा आपका कहना ठीक है, लेकिन कुछ सामंजस्य नहीं है, लेकिन कर्मचारी बंधुओं के साथ पूरा न्याय होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये जो स्कूल के सफाई कर्मी है ना, एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट राजीव जी, स्कूल के सफाई कर्मियों को कलेक्टर रेट देने से किसने रोका? आपको कोर्ट ने रोका है? बजट नहीं है, ज्यादा लोग हैं, या पैसा ज्यादा मांग रहे हैं? ये दिक्कत कहां आ रही है सर, मुझे बताइए। देखिए, न्यूनतम वेतन मूलभूत अधिकार है, और उस न्यूनतम वेतन में अगर वो अंशकालीन थे तो उसका न्यूनतम वेतन क्या होगा, इसका भी गाइडलाइन शीघ्र ही आ जाएगा। हमने इसका परीक्षण करवाया है, तो हो सकता है कि बहुत शीघ्र ये जो जायज मांग है ये पूरा हो जाए, क्योंकि न्यूनतम वेतन पूरे विश्व में एक है, 8 घंटे की ड्यूटी, एक समय सारणी। और दिक्कत है ना, ऑन रिकॉर्ड उन्हें 2 घंटे काम दिखाया जाता है, और वो सबको पता है कि झाड़ू लगाने वाले लोग या जो पानी पिलाने वाले कर्मचारी हैं, वो स्कूल खुलने से लेकर के यानी टीचर से पहले आते हैं और लास्ट में ताला लगा के वही जाते हैं, चपरासी और वही लोग जाते हैं बेचारे, भृत्य जो लोग हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड में 2 घंटे गिनाए जाते हैं और 2 घंटे के भी कलेक्टर रेट से कम पैसे दिए जाते हैं। तो ये तो बहुत दुविधा वाली बात है। उम्मीद हम करेंगे कि इन तीनों ही मामलों पर आप जो है
जल्द से जल्द सरकार जो है इस पर संज्ञान ले, और अगर आप लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो कम से कम संवाद करें। मैं ये चाहूँगा कि अगली बार से जब कोई मेरा दिव्यांग भाई अपनी किसी भी मांग को लेकर के रायपुर में आए, अपना पैसा लगा के, पेट्रोल खर्च करके, ट्राईसाइकिल को हाथ से घसीट करके वहाँ तक पहुँचे, तो उसका स्वागत करने के लिए पुलिसकर्मी मत भेजिए। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उनमें से किसी को भेज दीजिए और जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपकी बात है वो रखवा दीजिए। ये जो पुलिस का डंडा आप लोग चलवाने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सत्ता मिलने के बाद आपकी संवेदनाएं कहीं पीछे छूट गई। बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती साहब, धनंजय ठाकुर साहब, चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।